एवरीवन, वेलकम टू सुखनी मैथ क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसका डिस्कस किया था कि इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, उसकी किस फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने याद किया कि था कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो अपर लिमिट के अकॉर्डिंग टू द अपर लिमिट वो हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होगी या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो अगर अपर वाली लिमिट आपके पास वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे a2 लिखा है, अगर अपर वाली लिमिट हमारे पास a2 x मतलब वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू जो फिक्स नहीं है वो बदली जा रही है, x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, तो उसको हम बोलते हैं v से, वेरिएबल से याद रखना वोल्टेरा। तो उसका नाम बन जाता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर वही हमारे पास अपर वाली लिमिट फिक्स्ड हो जाए, फिक्स्ड मतलब जैसे a to b लिख दिया, जैसे 0 to 1 आ गई या 1 to 2 इस तरीके से, तो मतलब फिक्स्ड है तो उसका f से याद रखना कि अगर वो फिक्स्ड है तो f से ही उसको हम बोलेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो जैसे ये प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है कि जैसे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन डोमेन फिक्स्ड मतलब a से हमने b तक जाना है, जिसमें अपर और लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट होगी a to b। तो फिर वो जो इंटीग्रल इक्वेशन थी उसका नाम आ जाएगा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या आएगा, जो अपर वाली लिमिट है वो हमारे पास वेरिएबल होगी, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहेगी, x लिखा होगा। तो नेक्स्ट ये थी हमारे पास दो टाइप, जो यही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो कई बार तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि चेक करो कि कौन सी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो जिसको ये चीज़ पता होगी कि अपर लिमिट फिक्स्ड है तो उसको हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे, और अगर अपर वाली लिमिट वेरिएबल है तो उसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो उसकी टाइप, टू टाइप्स हम करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड जो है, जब भी आपने इसकी टाइप डिस्कस करनी है तो आपका ध्यान जो है वो Vx के ऊपर जाना चाहिए। सो Vx के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइप कौन सी होगी। अगर आपके पास Vx 0 है, Vx 0 होने का मतलब अगर हमने Vx 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है वो इज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। तो वैसे भी जब इज़ इक्वल्स टू 0 होगा तो आपको याद रहेगा कि वो फर्स्ट काइंड की होगी। एक और चीज़ है इसको याद करने के लिए फर्स्ट काइंड में, कि ये जो Ux है, बाकी सारी चीज़ें तो एक बार ही आ रही थी, Vx भी एक बार था, Fx भी, ये जो u वाला जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 2 बार है, Ux और Ut। पर जो फर्स्ट काइंड है उसमें वो एक बार ही आएगा, क्योंकि जब Vx 0 हो गया तो ये वाला Ux एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये जो Ut था जिसकी हमने वैल्यू निकाली वो एक बार ही आएगा। तो फर्स्ट मतलब एक बार, तो फर्स्ट काइंड को ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली भी फर्स्ट काइंड की फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और फर्स्ट काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, तो उसका टाइप तो वही सेम रहनी कि अगर अपर वाली लिमिट फिक्स्ड है तो फर्स्ट काइंड की फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी, और अगर अपर वाली लिमिट वेरिएबल है तो उसको हम फर्स्ट काइंड की बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ऐसे हमारे पास सेकेंड काइंड भी है। सेकेंड काइंड की जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें जो Vx है वो 1 होता है। जैसे पिछले वाले में Vx 0 था, यहाँ पे Vx की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारे पास Ux इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x, फिर इसको हम बोलते हैं सेकेंड काइंड। तो सेकेंड से आप याद रख लेना कि जो अननोन फंक्शन है वो 2 बार आ रहा है यहाँ पे, Ux मतलब उसके साथ कुछ नहीं आएगा, Ux और ये Ut जो अंदर आ रहा था। तो इसके अकॉर्डिंगली वो सेकेंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। और अगर अपर वाली लिमिट फिक्स्ड होगी तो उसको हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, और अगर वेरिएबल होगी तो वो सेकेंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। सो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन देखना ये सेकेंड काइंड की लिखी हुई है, क्योंकि अगर फर्स्ट काइंड की होगी तो उसमें हमारे पास वो राइट हैंड साइड तो पहले 0 थी, तो इसको हम फर्स्ट काइंड में ही देखेंगे जो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है वो डिपेंड करती है f ऑफ x के ऊपर, और इसमें जो, क्योंकि सेकेंड काइंड में Vx 1 ही होता है, तो यहाँ पे ये जो उसकी होमोजीनियस है वो f ऑफ x के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास ये जो f ऑफ x है ये 0 हो जाए, अगर हमारे पास ये जो f ऑफ x है वो 0 आ जाए और Vx तो 1 ही था, तो ये जो हमारे पास आएगा Ux इज़ इक्वल्स टू लैम्डा a k ऑफ x ut। तो ये होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड काइंड की। तो यहाँ पर भी अगर अपर वाली लिमिट फिक्स्ड है तो वो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड की फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर अपर वाली लिमिट वेरिएबल है तो होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड की आ जाएगी। सो जब f ऑफ x 0 नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। तो f x के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है।
सेकेंड काइंड की। सेकेंड काइंड जो है वो डिपेंड करती है वी एक्स के ऊपर कि वो फर्स्ट है कि सेकेंड काइंड। तो सेकेंड काइंड में वी एक्स 1 आएगा। और होमोजीनियस डिपेंड करती है एफ ऑफ एक्स के ऊपर कि अगर एफ एक्स 0 आ गया आपके पास तो वो होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन सेकेंड काइंड की आ जाएगी। और अगर एफ ऑफ एक्स 0 नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। तो इस वीडियो में हमने दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड और साथ में होमोजीनियस। फर्स्ट काइंड में क्या होता है वी एक्स 0, मतलब जो अननोन फंक्शन है वो एक बार आएगा। और जो सेकेंड काइंड की थी उसमें जो अननोन फंक्शन है वो 2 बार आएगा, वी एक्स की वैल्यू 1 होगी। और फिर हमने होमोजीनियस देखा था, होमोजीनियस डिपेंड करता है एफ ऑफ एक्स के ऊपर। अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो वो सेकेंड काइंड की होमोजीनियस और सेकेंड काइंड में वी एक्स 1 होना चाहिए। और अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनके हमने सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं।